हेलो फ्रेंड। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले क्लास में हमने समबाहु त्रिभुज के सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है इससे प्रश्न, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग अधिक कोण को देखेंगे, न्यून कोण को देखेंगे, फिर देखेंगे किस कंडीशन में इन सेंटर बनता है, सरकम सेंटर बनता है ना। ये सभी को हम लोग देखेंगे। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, इन सेंटर किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, सभी प्रॉपर्टी को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। पिछले क्लास में हमने समबाहु त्रिभुज को खत्म कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज को। तो जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका है समद्विबाहु त्रिभुज और नाम से ही स्पष्ट है कि द्विबाहु यानी दो भुजाएं आपस में समान हो, वैसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यही यहाँ पे आपको लिखा गया है। कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी दो भुजा या कोई भी दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। यानी दो भुजाएं और दो कोण आपस में समान होंगे तो वैसे कोण को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, वैसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। तो जैसे कि एक त्रिभुज हमने यहाँ पे लिया है ना, और इस त्रिभुज में हमने देख रहा है कि ये ए बी जो है वो बराबर है ए सी की। और त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि यदि भुजाएं बराबर है तो उसके ठीक सामने का कोण, इसके ठीक सामने का कोण, ये दोनों आपस में बराबर होती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बराबर भुजाओं के विपरीत बने कोण आपस में बराबर। तो ये भुजा जो कि बराबर है इसके, है ना, तो इसका विपरीत बना कोण ये हो गया सी और ये हो गया, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे वही आपने लिखा है कि ए बी यदि बराबर है ए सी के तो कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण सी के। तो यहाँ पे जो कॉमन है उसको आप छोड़ दीजिए, जो भी बच गया आपका बी और सी बच गया, तो कोण वो आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है। अगर यदि विपरीत देखते हैं, यदि आपको दिया हुआ हो किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में समान है तो उसके ठीक आमने सामने की अपोजिट भुजाएं भी क्या होगी, आपस में समान होगी। ठीक है। अगर यदि इसी में आपको दिया हुआ रहता कि बी सी बराबर हो सी ए के, है ना, यदि आपको एक त्रिभुज है जिसमें आपको दिया हुआ रहता ये ए बी सी है, बी सी बराबर है सी ए के, यदि ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के विपरीत बने कोण आपस में बराबर। तो यहाँ पे आपको दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो बच गया आपका ए। तो बी और ए आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पे दिया हुआ है उसी प्रकार से, यदि आपका बी सी बराबर है सी ए के, है ना। अगर यदि आपका एक त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजा बराबर है, यानी ए बी जो है वो बराबर है बी सी के। ठीक है। तो यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, ए बी जो है वो बराबर है बी सी के। तो इस कंडीशन में कोण ए जो है वो बराबर होगा कोण किसके, सी के। बराबर भुजाओं के विपरीत बने कोण, तो इसके विपरीत बने कोण ये होगा और इसका विपरीत बना कोण ये हो गया। तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे, है ना। तो ये कंडीशन तो हमने पहले ही देख लिया था, जस्ट पहले, इसलिए तीसरा केस हम लोग को लेना है। ठीक है। अब देखिए, यदि हम लोग किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में उसके शीर्ष से उसके अपोजिट साइड पर लंब ड्रॉ करते हैं, है ना, तो लंब क्या करता है, उसके आमने सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। प्रॉपर्टी है, कैसे करता है ये भी हम लोग देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं बराबर भुजा, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, लंब खींच दिए तो ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका हो गया
समकोण त्रिभुज बन गया और ये भी आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस समकोण त्रिभुज में आपका जो है ये आपका कर्ण है और ये भी भुजा आपका कर्ण है। ये 90 डिग्री और ये आपका 90 डिग्री और ये समद्विभाजक ये आपका कॉमन साइड हो गया है ना, लंब। तो RHS से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब त्रिभुज ADB ये सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज किसके, AD और C के। और जब तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत सभी भुजाएं आपस में समान होते हैं और संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। सर्वांगसम कब होता है, समरूप कब होता है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, साथ ही साथ दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होगा। अर्थात ये आपका BD बराबर हो गया किसके, DC के। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि यदि किसी भी शीर्ष से उसके अपोजिट साइड पर लंब खींचा जाता है, किसी भी शीर्ष मतलब क्या, उस शीर्ष से जो कि दोनों भुजा के बराबर कॉमन शीर्ष है ना, यदि उसके ठीक सामने की भुजा पर यदि हम लोग लंब डालते हैं तो ये उसके उस भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो वही यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यदि हम लोग इसको B माने हैं तो ये आपका हो गया B/2 और ये भी आपका हो गया B/2, ठीक है। अब यदि हम लोग देखते हैं ये B/2 है और ये B/2 है, तो इस कंडीशन में आपको यदि ऊंचाई निकालना है ये, तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर है ना, तो कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, यही तो करेंगे ना। कर्ण तो आपका है A, तो A का स्क्वायर माइनस आधार आपका है B/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊंचाई आपका ये निकल जाएगा। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला आपको, यदि किसी भी एग्जाम में आपको कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज की संगत बराबर भुजाएं आपको यदि दिया हुआ हो और आपस में आपको दिया हुआ हो आधार, ऊंचाई निकालने के लिए कहा जाए तो ऊंचाई आप इस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अगर यदि आपको कहा जाए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए ऊंचाई जब आपको निकल जाएगा तो क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। यदि आपको ऊंचाई दिया हुआ हो, है ना, इस केस में आप निकाल सकते हैं। और यदि इतनी हमको ज़रूरत नहीं, यदि हमको सभी भुजाएं आपस में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ क्यों करेंगे, हम सीधा क्यों नहीं फॉर्मूला यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला को, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का, है ना। तो वहाँ पे उस कंडीशन में हमको क्या करना है, ये नहीं लगाना है, ठीक है। अगर यदि हमको समद्विबाहु त्रिभुज, ये केवल जानने के लिए था कि यदि आपको ऊंचाई ये होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। आपको केवल ये ऊंचाई यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका समकोण त्रिभुज का, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज हमने पढ़ लिया और पीछे की 2 क्लास त्रिभुज से रिलेटेड हुए हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पढ़ा था त्रिभुज जो है वो उसकी सारी कंडीशन को हम लोग पढ़ा था। त्रिभुज का पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ा था कि त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकते, ये सारे हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था कि स्केलन ट्रायंगल होगा तो उसमें क्या क्या केस हो सकता है ना। तीसरा हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज का सारी प्रॉपर्टी को, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी हमने पढ़ लिया अभी, और समकोण त्रिभुज। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए ये टॉपिक को आप याद रखिए, है ना। आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा तो नोट्स में जाइएगा तो आप इस सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग वेबसाइट हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है दिया जाता है वेबसाइट का लिंक,
उसे ज़रूर देखिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाउनलोड है, बहुत सारे जो नोट्स हैं वो ट्रिक डाउनलोड है, हाइट एंड डिस्टेंस की ट्रिक है ना, बहुत सारे ट्रिक्स डाउनलोड है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं अब समकोण त्रिभुज को। चलिए समकोण त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण समकोण है ना, समकोण अर्थात 90 डिग्री, 90 डिग्री का अर्थ हो गया π/2 के बराबर यदि हो कोई भी एक त्रिभुज का कोई भी एक कोण, तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब कहता है तथा समकोण के ठीक सामने वाली ही भुजा जो है कर्ण कहलाती है ना। इसमें बताया गया है कर्ण किसको कहते हैं। तो ये समकोण बना रहा है, तो समकोण जहाँ पे बनाती है उसके ठीक सामने वाली भुजा, तो बी के ठीक सामने वाली भुजा तो ये है, तो ये कोण आपका, ये जो भुजा हो गया वो आपका कर्ण कहलाए। और कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण जो है ये सबसे बड़ी भुजा होगी अन्य किसी भी भुजा से। ए बी से ये बड़ी होगी ए सी, है ना। ए सी जो है वो ए बी से बड़ी होगी, साथ ही साथ बी सी यानी दूसरी भुजा से भी बड़ी होगी। तो ये जो है ए सी यानी कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है। और त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कोण यदि बड़ा है तो उसके विपरीत भुजा भी बड़ा होंगे। तो समकोण में एक ही समकोण एंगल बन सकता है, तो 90 डिग्री ही सबसे बड़ा होगा। तो ये आपका इसके ठीक विपरीत भुजा क्या है, AC, तो AC तो सबसे बड़ा ही होगा। यदि आपका उसके बाद ये है 60, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा यानी आधार आपका होगा। फिर आपका बच गया क्या, लंब, तो उसके सबसे छोटा आपका क्या होगा, लंब होगा। ठीक है। इस कंडीशन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने 60 लिया तो 60 ही रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोई भी समकोण त्रिभुज पाइथागोरस नियम का पालन करेगा। और पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ये पाइथागोरस नियम का पालन यदि नहीं करेगा तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है। अब तीन संख्या जो है आपका, यदि n और ये हाफ एन स्क्वायर माइनस 1 और हाफ एन स्क्वायर प्लस 1, जहाँ पे n है ना एक से भिन्न कोई भी पूर्णांक यानी एक को छोड़कर कोई भी पूर्णांक आप यदि लेते हैं तो पाइथागोरस संख्या कहलाता है। एक से भिन्न कोई भी विषम पूर्णांक है ना, तो एक के बाद विषम पूर्णांक क्या होता है, 3। तो यदि आप n का मान 3 लेते हैं तो ये आपका हो गया 3 का स्क्वायर 6, 9, 9 में एक चला गया कितना, 8, 8 का आधा कर देंगे ये कितना, 4। फिर ये है ना, यहाँ पे याद रखेंगे इनका स्क्वायर, 9 1 10, 10 का आधा कितना हो गया, 5। तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई होगी, है ना, और ये पाइथागोरियन कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पाइथागोरियन है, इस कंडीशन में n का जो है मान क्या होगा, एक से भिन्न कोई भी विषम संख्या होगा। ठीक है। और पाइथागोरियन संख्या कहलाएगा। ठीक है। ये भी आपका है सेम पाइथागोरियन। यदि हम लोग इसको लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा ये आपका प्लस है, तो सबसे बड़ी भुजा ये आपका हो गया। तो इसका स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों समान आएगा, इसलिए ये पाइथागोरस नियम को हमेशा फॉलो करेगा। अब तीन संख्या आपको दिया हुआ है 2m, 2m देख रहे हैं, 2 का मल्टीपुल है तो ये सम संख्या होगी, है ना। तो m के किसी भी मान के लिए यदि हम लोग कोई भी मान लेते हैं, जीरो तो नहीं ले सकते हैं ना, तो जीरो तो ले ही नहीं सकते हैं, जीरो के अलावा कोई भी ले सकते हैं। तो जीरो के अलावा कोई भी मान ले लीजिए इसमें, है ना, तो ये पाइथागोरस नियम को पालन करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये m प्लस n का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा और माइनस छोटी भुजा बराबर ये आपका है। ठीक है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे आपका हो गया 2m कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस, सॉरी सबसे बड़ी भुजा ये आपका हो गया, इस भुजा में आपने ये घटा दिया तो ये आपका तीसरी भुजा बच गया। ठीक है।
तो ये भी आपका पाइथागोरियन है। ये किसके लिए? यदि आपका सम संख्या हो, कोई भी सम संख्या, है ना। और ये आपका किसके लिए? ये आपका विषम संख्या के लिए। ठीक है। अब देखिए, एक त्रिभुज है ABC, जहाँ पे ये आपका समकोण है, और इसमें क्या हम लोग इसका केंद्र मान, इसको सर्कम सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लें। तो सर्कम सर्किल ड्रॉ करते हैं तो इसका जो केंद्र होता है वो कर्ण के ठीक मध्य बिंदु होता है ना। तो कर्ण के ठीक मध्य बिंदु होता है, वही यहाँ पे कहा गया है। किसी भी समकोण त्रिभुज का समकोण के ठीक सामने वाली भुजा परिवृत्त कहलाता है, अर्थात कर्ण त्रिभुज का परिवृत्त का व्यास होता है। तो कर्ण जो हो गया व्यास हो गया, और व्यास का आधा होता है त्रिज्या, है ना। तो कर्ण का आधा जो होगा वो त्रिज्या, यानी हम लोग कर्ण AC को हाफ कर दें तो ये त्रिज्या हमको निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में जो त्रिज्या होती है परिवृत्त का, वो कर्ण की ठीक आधी होती है ना। वही आपको यहाँ पे दिया गया है, नीचे आप देखिए, ये आपका है कि समकोण त्रिभुज में जो त्रिज्या है वो कर्ण की ठीक आधी होती है ना। अब कहता है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुज शीर्ष पर होती है। जैसे कि ये आपका समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे आपका समकोण बन रहा है, तो समकोण जहाँ पे बनता है वही जो बिंदु है वो आपका लंब केंद्र कहलाता है ना। तो लंब केंद्र जहाँ पे समकोण बनता है वही शीर्ष जो है लंब केंद्र होता है। ठीक है। अंतः केंद्र, इन सेंटर, है ना। इन सेंटर यदि हम लोग निकालेंगे, जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आपको इन सेंटर, ये आपका है इन सेंटर। तो इन सेंटर यदि निकालना है तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो भुजाएं, है ना, दो भुजाएं, और तीसरी भुजा को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जहाँ C जो है वो क्या है, कर्ण। तो लंब और आधार का योगफल माइनस कर्ण बटे दो करने पे यह आपका इन सेंटर यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकलती है। किसमें, समकोण त्रिभुज में। ठीक है। अगर यदि हम लोग AB बटे A प्लस B प्लस C करते हैं तो ये भी अंतःवृत्त की त्रिज्या बतलाती है। ठीक है। तो ये कैसे आता है ये भी हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग क्या करते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं, तो ये समकोण की ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये ऊंचाई, जो कि अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। ठीक है। तो ये सभी जो है त्रिज्या है। यदि हम लोग इस त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में, है ना, तो ये आपका है लंब, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं A, और आधार को B और कर्ण को C। ठीक है। फिर से फिगर बनाते हैं, ये बड़ा, देखिए ये आपका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ये आपका A है, इसको हम लोग मिला दिए, इसको हम लोग मिला दिए, इसको मिला दिए, है ना। तो ये आधार है, ये है। तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो यदि हम लोग इस त्रिभुज में देखें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, हाफ गुने A गुने ऊंचाई आपका R, फिर उसी प्रकार से हाफ गुने आधार यानी B गुनी ऊंचाई R, फिर इसी प्रकार से हाफ गुने आधार C गुनी ऊंचाई आपका कितना R। इस तीनों का क्षेत्रफल में हाफ आप कॉमन ले लीजिए, आपका R भी कॉमन आ गया, बचा A प्लस B प्लस C, है ना। और बराबर हम लोग जानते हैं हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हाफ कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, AB बाई A प्लस B प्लस C, है ना। तो वही आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है। अब देखिए, यदि आपका परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का योगफल निकालना है तो लंब प्लस आधार बटे 2, है ना। लंब और प्लस आधार बटे 2 करेंगे तो परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको डायरेक्टली निकल जाएगा।
यदि हमको तीनों भुजाएं दी हुई हो तो परिवृत्त की त्रिज्या का वर्ग का 8 गुना तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। ठीक है। अगर यदि हमको अर्ध परिमाप निकालना हो और दोनों त्रिज्याएं दी हुई है, अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या, तो अंतः त्रिज्या यानी r और 2r बाह्य त्रिज्या का 2 गुना, ये दोनों का योगफल जो है अर्ध परिमाप कहलाता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है। अगर यदि परिवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ हो और अंतःवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ये r इंटू 2r प्लस r, ये हमको बतलाएगा क्षेत्रफल, है ना। ये सभी जो है समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टी था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे हम लोग अधिक कोण पढ़ेंगे, न्यून कोण पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, इन सेंटर किसको बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र किसको बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी को हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। आप सभी इसको पढ़ भी सकते हैं हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करके। तो हमारे वेबसाइट में ये सभी अपलोडेड है PDF फाइल में, तो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आप लोग इसको पहले से भी पढ़ सकते हैं। अगर यदि नहीं समझ में आता है तो हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को हम लेकर उसको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी का प्यार मुझे मिलेगा। यार मुझे आप हमें लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करके दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट हम लोग फिर से नए वीडियो को लेकर मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।